नमस्कार। मैं ओम प्रकाश तिवारी। आज समीक्षा करेंगे या चर्चा करेंगे। समीक्षा तो क्या करेंगे, कविताओं पे चर्चा करेंगे। चंद्रेश्वर जी की सामने से मेरे, इनकी किताब है कविता संग्रह। ये चंद्रेश्वर जी का रश्मि प्रकाशन से प्रकाशित हुआ था 2017 में। इस संग्रह की कविताएं तब भी मैंने पढ़ी थी 2017 में, और उस समय भी मैंने इस पे कुछ लिखने की कोशिश की थी। कुछ अपनी टिप्पणी और कविताओं का जिक्र करते हुए हमने कुछ प्रयास किया था। लेकिन इधर जब से ये किताबों पे चर्चा शुरू की थी, तो पिछले दिनों विनोद दास और सुजाता कुमारी की किताबों पे चर्चा करते समय इस किताब की याद आई, इसकी कविताएं याद आई। इनमें जो कविताएं हैं वो काफ़ी सुंदर हैं। एक आम आदमी की बेचैनी को अभिव्यक्त करती हैं। इसमें अपने समय काल में एक आम आदमी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों पे किस तरह जो है घिरा रहता है, कितना विवश, कितना मुखर होता है, कैसा महसूस करता है और किस तरह की उसकी अभिव्यक्ति होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने समय काल को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे में कभी लेखक सामने आते हैं जो आम लोगों की समस्या, पीड़ा, दर्द, दुख और सुख को अभिव्यक्त करते हैं। तो मुझे इस कविता संग्रह में शामिल कविताएं ऐसे ही लगती हैं जिसमें एक आम आदमी क्या सोचता है, क्या झेलता है, कैसे उसका जीवन चलता है, उसके जीवन के सुख दुख कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, रिश्ते कैसे बनते बिगड़ते हैं, जिंदगी, जीवन, प्रेम, क्रोध, ये सब चीज़ें इसमें समाहित है और देखने को मिलती है। 100 से ज़्यादा इसमें कविताएं संग्रहित की गई है और लगभग सभी कविताओं का अपना महत्व है। एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि कविताएं अमूमन दो तरह की देखने को मिलती है। एक इतनी प्रतीकात्मक और बिंबात्मक हो जाती है, उसमें प्रतीकों का इस तरह से शामिल कर लिया जाता है कि कविता बहुत अमूर्त हो जाती है, और इतनी अमूर्त हो जाती है कि एक आम जन उसे समझ नहीं पाता है। दूसरी कविताएं वो हैं जिसे हर कोई समझ लेता है, जिसे कहते हैं ना कि कविता की ज़्यादा समझ ना हो तब भी वो समझ लेता है कि कवि क्या कहना चाह रहा है। आम लोगों के आसपास होती है। हालांकि बिंब इसमें भी होता है, प्रतीक इसमें भी होता है, और उसी तरह से कला का भी इस्तेमाल होता है, एक अपनी शैली होती है। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये सरल होती है और बिंब आम जीवन से लिए गए होते हैं, तो वो आम आदमी को भी आसानी से समझ आ जाते हैं। कुल मिला के ये कि कविताएं अमूर्त नहीं होती, उतनी प्रतीकात्मक या बिंबात्मक होके अमूर्त नहीं हो जाती है। उनकी भाषा भी उतनी अभिजात नहीं हो जाती, उतनी क्लिष्ट नहीं रहती कि वो समझ में ही ना आए। तो चंद्रेश्वर जी के इस कविता संग्रह की जो कविताएं हैं वो आमजन की कविताएं हैं, बिंबात्मक भी हैं, प्रतीकात्मक ही भी हैं। भाषा का उसी के अनुकूल उपयोग किया गया है जैसा वो कहना चाहते हैं, लेकिन इसको पढ़ के
आम आदमी भी इसे पढ़ के समझ सकता है और इन कविताओं के जो भाव हैं, जो कथ्य हैं, जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको महसूस कर सकता है। वो अपना दुख दर्द ही नजर आएगा। अंतिम कविता है इस संग्रह की कलयुग में त्रेता युग का रहस्य। इसकी अंतिम 3 पंक्तियों पे गौर करिएगा। हम एक ऐसे दौर में जीने को लाचार, जब संस्कृति का मतलब रह गया था विचार का बदलते जाना पाषाण में। इन 3 लाइनों से आप इस कविता की सच्चाई को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसमें अपने समय का आख्यान दर्ज है। एक तरीके से बहुत छोटी सी कविता में बहुत बड़ी बातें दर्ज की गई हैं। इस संग्रह में शामिल अधिकतर कविताएं बहुत छोटी हैं। कुछ ही कविताएं बड़ी होंगी, नहीं तो बहुत छोटी है, लेकिन वो आकार में छोटी हैं, अपने कथ्य, अपने भाव में वो काफ़ी बड़ी है। ये इसकी एक खासियत भी है, जो कि इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें कविता संग्रह की शुरुआत जो है राजा जी से होती है, और राजा जी पे, और नहीं तो कम से कम राजा जी पे 6-7 कविताएं इन्हीं राजा जी पे जो है लिखी गई है। राजा जी पे क्या लिखा गया होगा, इससे 1-2 कविताओं की जो है 2-4 लाइनों से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पूरी कविता का जिक्र करना यहाँ इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर पूरी कविता का जिक्र कर दिया जाए तो फिर जो है उसके पढ़ने के आनंद को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है हम कविताओं में से कुछ खास लाइनों का जिक्र करेंगे। राजा जी ये कह सकते हैं कि 7-8 कविताएं जो है राजा जी सीरीज में लिखी गई हैं। शुरुआत है, राजा जी की 2 ही आंखें थी, दोनों थी बेहद खूबसूरत, वह हमेशा चाहती निहारना सुंदर दृश्य, तलाशती रहती सुंदर शिकार, गंदी और गरीब बस्तियों से गुजरते हुए राजा जी अपनी आंखें मूंद लेते थे। इसी तरह ये पूरी कविता जो है शुरू होकर ख़त्म होती है। तो इस तरह समझ सकते हैं कि राजा जी की 2 आंखों से क्या आगे कहा जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। अगली कविता है राजा जी के 2 कान। राजा जी के 2 ही कान थे, दोनों बंद रहते थे, राजा जी सुनते ही नहीं थे। बहुत 10 लाइनों की कविता है और ये 2 लाइनों से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। फिर राजा जी की नाक, राजा जी की एक ही नाक थी पर नाक बेहद लंबी थी। राजा जी के राज में उठ खड़ा होता था बात बात पर नाक का सवाल। आगे आप कल्पना कीजिए कि आगे क्या चीज़ें इसमें रही होगी राजा जी कि क्या राजा जी कैसे हैं, या राजा जी पे कैसे ये बिंब बनाया गया है और कैसे जो है आम आदमी की बात कही गई है। राजा जी की 2 भुजाएं, राजा जी की 2 ही भुजाएं थी, वह हरकत में आती थी सेल्फी लेने के लिए। तो राजा जी का अपना एक प्रतीक है। राजा जी का सिर, राजा जी दिखते थे किसी आम इंसान की तरह ही, उनके पास था एक ही सिर, वैसे उनके एक सिर में शामिल थी बातें 10 सिरों की। सो राजा जी के चेहरे पर आते थे भाव 10 तरह के सुबह से शाम तक। उनके दिल में नहीं रह पाता था कोई एक भाव स्थायी, वैसे घृणा उनके साथ टिकती थी देर तक। आगे आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कविता क्या कहती है। राजा जी का पुरस्कार, नए साल के पहले ही दिन सुबह सुबह गई खबर ये फैल कि किया है पुरस्कृत राजा जी ने राज में अपने किसी ऐसे समाज सेवी को जिसने चलाकर कि बनाकर एनजीओ खड़ी कर ली थी कोठी आलीशान शहर में। तो इस तरह से है। उसके बाद
गंदी बात शीर्षक में भी राजा जी आते हैं। राजा अगर रोता है प्रजा का दुख देखकर तो बात ये गंदी है, राजा अगर हंसता है प्रजा की निरीहता पर तो बात ये गंदी है। राजा अगर पड़ा है निकल दुनिया में नाम और पुरस्कार के चक्कर में बिलखती प्रजा को छोड़कर तो ये बात गंदी है। आगे इसमें और कुछ भी है। मेरे साहब मेरे राजा, मेरे साहब मेरे राजा, आप क्या खाते होंगे किस खेत का अनाज, किस बाग का फल। क्या कभी चूसा होगा आपने गन्ने का रस, क्या कभी खाया होगा भरपेट गांव के कोलुआरे का ताज़ा गुड़। कैसे खा सकते हैं भला, मिठास का रोग जो है आपको, मिठास का रोग है जो आपको। तो मेरे राजा साहब, ये राजा साहब की सीरीज में ये कविता है। आप सोचिए कि कैसा होगा। जैसा पहली बार उठाया हो फावड़ा किसी ने धरती पर, जैसे पहली बार उठाया हो झाड़ू किसी ने सड़क पर। तो पहली बार का जो आनंद है उसको लेते हुए ये राजनीति तक आती है। तो एक इस संग्रह की अधिकतर कविताएं आपको राजनीतिक नजर आएंगी। समसामयिक राजनीति पर जो है कवि ने अपना भाव व्यक्त करने में, विचार व्यक्त करने में कोताही नहीं बरती है और विभिन्न बहानों से जो है सामयिक जो सियासत है उसकी एक तरह से आलोचना करते हुए दिखाई पड़ते हैं और कई जगह जो है राह दिखाते भी हैं। वैसे आलोचना का मतलब निंदा नहीं होता है। आलोचना का मतलब ही होता है कि जो कुछ भी कमियां किसी में हैं उसको रेखांकित किया जाए। तो इसी तरह से जो सियासत की अपनी कमियां हैं इन कविताओं के माध्यम से कवि ने उन्हें रेखांकित किया है। यह देश मेरा है कविता है। इसमें कवि लिखते कि यह देश मेरा है, मैं ही हूँ इसका सबसे बड़ा सपूत। मैं हूँ तो है इसका वजूद, सोते जागते उठते बैठते बड़बड़ाता रहता हूँ, देश 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 देश। तो ये आपको कविता लिखी गई है। कवि ने जो है मुक्तिबोध रघुवीर सहाय भागवत रावत को याद करते हुए लिखा है। तीनों हिंदी साहित्य के महान कवियों में शुमार रहे हैं। तो उस पे लिखा गया है। कविता पूरी तरह से सियासी है, सियासी, इसमें आप सियासत को देख सकते हैं। इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको समझ में आएगा। दो छोटी कविताएं हैं, छोटी छोटी सी। मैं और तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें देशभक्ति का प्रमाण पत्र दूंगा। तुम मुझसे सहमत रहो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी पीठ पर अपना हाथ रख दूंगा। तुम लिखना बंद कर दो, मैं तुम्हें पुरस्कृत कर दूंगा। तुम सोचना बंद कर दो, मैं तुम्हें देवता बना दूंगा। तुम गऊ बन जाओ, मैं तुम्हें माता बना दूंगा। छोटी सी कविता में इन्होंने बड़ी बात कही है। त्रिलोचन और रघुवीर सहाय को याद करते हुए कवि ने रोटी नामक कविता लिखी है। वो छोटी सी है, इसको मैं पूरी सुना देता हूँ। बहुत अच्छी कविता है कि तुम रोटी के बारे में नहीं सोचो, तुम देश के बारे में। तुम सोचो और सिर्फ सोचो, अगर सोच सकते हो तो देश के नक्शे के बारे में। आरती उतारो उसकी, फटा सुथन्ना पहने भूखे रहकर भी, वरना तुम्हारी कर ली जाएगी शिनाख्त एक देशद्रोही के बतौर। तो छोटी सी कविता रोटी के बहाने कवि ने काफ़ी बड़ी बात कही है जो काफ़ी सामायिक है, जिसे आप सब समझ सकते हैं। तुम्हारा डर शीर्षक से एक छोटी सी कविता है। एक हाथी जितनी जगह छेकता है उसमें असंख्य चींटियां रह लेंगी। एक राजा की बड़ी हवेली के नीचे जो ढकी है पृथ्वी, उतनी पृथ्वी पर तो बसाई जा सकती है ज़रूरतमंद इंसानों की एक पूरी बस्ती। तुम अपने बड़े क्यों बने, तुम इतने बड़े क्यों बने कि तुम्हारा डर भी बनता गया बड़ा। छोटे आदमी का डर होता होगा निश्चय ही छोटा। तो छोटा या बड़ा से नहीं है, सवाल ये है कि इस जगत में, इस समाज में, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरी धरती चाहिए। पूरी धरती भी उन्हें छोटी लगती है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया मेरी हो जाए,
पूरी दुनिया, और दुनिया में बाकी जो लोग हैं वो बेदखल हो जाए, मैं ही मैं रहूं, या जो सारे लोग हैं वो मेरे गुलाम हो जाएं। तो इस तरह की एक मानसिकता होती है, मतलब एक कि अधिकतम प्राप्त कर लेना, एन केन प्राकरणेन सब कुछ हासिल कर लेना और बहुत सारे लोगों को बेदखल कर देना। इस तरह की एक मानसिकता जो होती है उस पे चोट करती है ये कविता। उनके कंधे पर ही आके बैठे कबूतर, इसकी अंतिम लाइन है, मेरा मन काट रहा चक्कर भूमंडलीकरण के चाक पर, अभी साहब निकले हैं मॉर्निंग वॉक पर। हम अन्नदाता कहेंगे तुम्हें, ये बहुत अच्छी कविता, छोटी सी सुना देते हैं, फिर एक दो चीज़ों का जिक्र करते हुए ख़त्म करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। पुरानी बात है हम कवच कुंडल के साथ ही उतरवा लेते हैं, पुरानी बात है हम कवच कुंडल के साथ ही उतरवा लेते हैं, वक्ष की त्वचा भी कभी आवश्यक हुआ तो मांग लेते हैं, देह की समूची हड्डियां अवसर आने पर। अपने सुरक्षित वर्तमान और भविष्य के लिए हत्या भी जायज़ है हमारे लिए किसी निर्दोष की। हम अन्नदाता कहेंगे तुम्हें और तुम आत्महत्या के लिए होगे विवश, हमें गर्व है अपनी पुरानी बात पर, अगर सीखना है तो सीखे कोई हमसे गर्व करना। तो कितनी शानदार कविता है, एक मुर्दाबाद कविता है जो मतलब वो लगती है, लेकिन इसकी अंतिम लाइन हम आपको सुनाते हैं कि आपके राज में दिखे हैं एक ही कतार में कातिल और मकतूल, ठब संसद में जैसे सज जाए फांसी पर झूल, कविगढ़ क्यों हैं आप अवाक, ऐसे में कम से कम लगाइए नारा, मुर्दाबाद एफडीआई की काली कमाई, मुर्दाबाद काली कमाई की एफडीआई। ये भूमंडलीकरण वैश्वीकरण के दौर में, उस दौर की कविता है जब विदेशी पूंजी निवेश और इन सब एफडीआई और इन सब की बातें होती हैं, निजीकरण, वैश्वीकरण और ये सब चीज़ें जो 90 के दशक की आती हैं, तो उस दौरान के उस समय काल की ये कविता लगती है, प्रासंगिक है। हालांकि अभी का समय थोड़ा बदल गया है तो ये थोड़ा सा वो लगती है। और एक अंतिम कविता का उल्लेख करते हुए जो एकदम हमेशा हर कोई जो है उसका उल्लेख करता है, हालांकि मैंने इसमें बहुत सारी और कविताओं का जिक्र करने का जो है वो किया था कि कविताओं के दो दो लाइनें कोट करेंगे, तो लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम चाहते हैं कि इसे जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन फिर भी एक कंगाली कवि की गाली का जो है जिक्र करते हुए ये कविता है, जिसमें है कि काले झंडे दिखाना मना, नारे लगाना मना, चीखना मना, बोलना मना, सीखो रहना चुप वरना कुजात करार दिए जाओगे। तो ये आज का समय है, अफवाहों के विरुद्ध में है एक लाइन जो है, कितना कठिन है कवि जी कविता में सच को उतारना, नैतिक साहस के साथ डरते या मुंह चुराते कैसे हो सकते गम में शरीक। और शब्द की माया को दो लाइनों में समझिए, कोई झूठ का महल खड़ा होता है शब्दों की ही नींव पर, कोई झूठ का महल खड़ा होता है शब्दों की नींव पर। तमाम तरह के झूठ सच की तरह जो है परोसे जा रहे हैं आज के समय काल में, लेकिन वो जो झूठ का महल है वो शब्द पे ही बनाए जाते हैं। हम कविता है, इसकी एक लाइन है, हम इस कदर थे अनुशासित की कायर थे, पैसा कमाने की चाहत ने ज़्यादा छीन ली थी हमारी आज़ादी। तो और हिंसा एक कविता है छोटी सी, अर्जुन की निगाह थी टिकी मछली की आंख पर, था जिसे भेदना उसे दिखाना था कर्तव्य पुरुषार्थ का, चाहे जैसा भी हो लक्ष्य भेद हिंसा तो होगी ही। और हमारा मसीहा नहीं कोई, इसमें भी जो है इन्होंने एक सियासी कविता लिखी है, लुढ़कना और उठना, लुढ़कने और उठने की इन खबरों के बीच पिस रहा आम आदमी, हिल रही बुनियाद हमारे लोकतंत्र की। तो उठना और लुढ़कना ये कविता है। और अंतिम कविता का जिक्र करते हुए इसको ख़त्म करेंगे। इसमें लिखा है, चटुकारिता कविता है, चटुकार कब नहीं थे कब नहीं रहा कला चटुकारिता की, इस कला में खास मायने रखती है क्रिया चाटने की। चटुकार चाट डालते हैं अपने आकाओं के नख से लेकर सिख तक, तलुए से लेकर दिमाग तक, इस कला में होती है बहुलता अतिशयोक्ति की, छद्म प्रेम श्रद्धा और भक्ति की,
अगर मारे कोई चूहा तो कहना पड़ता है उसे शिकारी बब्बर शेर का, रक्त पाई को रक्तदाता और कहना पड़ता है अन्नदाता उसे ही, जो दावे बैठा है अन्न सबके हिस्से का पीढ़ियों से। तो ये एक शानदार कविता संग्रह है, इसमें बहुत अच्छी कविताएं हैं, शानदार कविताएं हैं जो विभिन्न विषयों पर लिखी गई हैं, जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई हैं, आम आदमी की अभिव्यक्ति है एक तरह से। तो यहीं पे इसे ख़त्म करते हैं, आप इसे पढ़िए। सामने से मेरे कवि चंद्रेश्वर। धन्यवाद।